प्यारे बच्चों, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। जैसे हम एक उदाहरण लें, यदि हम कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लें और इसमें हम जिंक जैसी धातु को डाल दें, तो देखा यह गया है कि जहाँ पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा करके प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में जिंक जुड़ जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है तथा कॉपर को यह अभिक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आपने देखा, पहले जो यौगिक था उसमें विद्यमान है कॉपर सल्फेट। जिंक क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्यमान किसी तत्व के स्थान पर कोई अन्य तत्व जुड़ जाता है, तो वह विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह अभिक्रिया भी संभव है। ऊपर वाली अभिक्रिया जिसमें कॉपर सल्फेट से जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ। यदि हम एक दूसरी अभिक्रिया लें, अगर हम जिंक सल्फेट ले लें, जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर को डालें, तो क्या कॉपर भी जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा? तो इसका उत्तर मिलेगा आपको नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की संकल्पना आई। कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और कुछ कम रिएक्टिव होंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वह कम रिएक्टिव वाले मेटल के साल्ट से उसको विस्थापित कर देगा, किंतु जो कम रिएक्टिव मेटल होगा वह ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साल्ट यानी लवण से उस मेटल को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी 1, उसमें कौन सा मेटल ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है, इस बात पर डिस्कशन होगा। पहले हम इस उदाहरण में देख लें क्या हो रहा है। वास्तव में कॉपर यह ज़्यादा सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है तथा जिंक ये ज़्यादा सक्रिय मेटल है। अब चूंकि कम सक्रिय मेटल के साल्ट से ज़्यादा सक्रिय मेटल इसको प्रतिस्थापित कर सकता है, इसलिए यह क्रिया संभव है। किंतु जिंक ज़्यादा सक्रिय है और ये कम सक्रिय है, तो कम सक्रिय वाला ज़्यादा सक्रिय वाले मोर रिएक्टिव साल्ट मेटल के साल्ट से उस मेटल को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसी चीज का अध्ययन हम
आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, वास्तव में ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्यमान अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। यदि A X कोई साल्ट है और B से इसकी अपक्रिया कराई जाए तो B X के साथ तभी जुड़ेगा जब B ज्यादा रिएक्टिव होगा और A कम रिएक्टिव होगा, अदरवाइज यह अपक्रिया संभव नहीं होगी। तो अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को कोई भी मेटल उसके साल्ट से उन्हें प्रतिस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देता है। अब हम कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो धातुओं की सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए एक श्रेणी बनाई गई है जिसे सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा गया है। इसमें हम धातुओं को उनकी सक्रियता के क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करते हैं और इस व्यवस्था में सबसे ऊपर स्थित जो धातु है वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तथा जो सबसे नीचे स्थित धातु है वह सबसे कम रिएक्टिव है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, अर्थात पोटेशियम किसी भी साल्ट से अन्य धातुओं को बड़े आसानी से विस्थापित कर सकता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद नंबर आता है सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, टिन का, लेड का, हाइड्रोजन का, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना। ये कुछ ऐसी धातुएं ली गई हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं आपके स्तर की अपक्रियाओं के लिए। इस वजह से इनकी सीरीज हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया। अब इस सीरीज को जरा सा समझ लें। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे मेटल्स की सक्रियता घटती जाएगी, अर्थात जो मेटल इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वह अपने नीचे वाले मेटल के साल्ट से उस नीचे वाले मेटल को विस्थापित कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम कैल्शियम ले लें और एल्युमिनियम ले लें तो यदि हमने एल्युमिनियम का कोई साल्ट बना दिया, एल्युमिनियम नाइट्रेट हमने ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम इसमें कैल्शियम डाल दें तो निश्चित तौर पे कैल्शियम एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें। यदि हम इसमें कैल्शियम की अपक्रिया कराएं तो ये जो रिएक्शन बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा तथा एल्युमिनियम को बाहर कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा कि जो एल्युमिनियम है वह कम रिएक्टिव है, नीचे है, सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित है, और जब यह नीचे स्थित है तो निश्चित तौर पे कैल्शियम जो इसके ऊपर स्थित है उसकी सक्रियता अधिक है। तो ये जो कैल्शियम होगा यह एल्युमिनियम को क्या करेगा, उसके साल्ट से या उसके यौगिक से, कंपाउंड से उसको प्रतिस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और एल्युमिनियम के स्थान पे कैल्शियम खुद जुड़ जाता है और एल्युमिनियम को बाहर कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पे
हाइड्रोजन की जो स्थिति दिखाई गई है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातुएं स्थित हैं वे सारी धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तथा हाइड्रोजन के नीचे की जो स्थित धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव धातुएं। तो निश्चित तौर पे यदि कभी किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए जिसमें H+ आयन हो और ऊपर की धातु से उसकी अभिक्रिया कराई जाए तो ये इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे हम कहें कि HCl की अभिक्रिया यदि सोडियम से करा दी जाए तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो NaCl हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके सोडियम अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ से ये NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम इस सक्रियता श्रेणी को याद रखें तो कौन सा पदार्थ किसी साल्ट से किसी मेटल को विस्थापित कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, इसको आसानी से हम देख पाएंगे। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उसके आधार पर समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट अभी हमने इस उदाहरण को लिया था। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया या जिंक से कराई जाए तो हम देख रहे हैं जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है तथा कॉपर विस्थापित हो जा रही है। पहले कंपाउंड में कॉपर था, लेकिन जिंक ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके एक साल्ट का निर्माण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन सीरीज में कॉपर की स्थिति यहाँ पे है हाइड्रोजन के नीचे और जिंक की स्थिति हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक की स्थिति हाइड्रोजन के ऊपर। तो निश्चित तौर पे जिंक की सक्रियता कॉपर की सक्रियता से क्या होगी, अधिक होगी। इस वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक बड़ी आसानी से विस्थापित कर पाता है। कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को बड़ी आसानी से विस्थापित कर पाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दी जाए तो यहाँ पे पुनः कॉपर की जो स्थिति है वो नीचे है हाइड्रोजन के और जो मैग्नीशियम है वह हाइड्रोजन के ऊपर है। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है तो निश्चित तौर पे इसकी जो सक्रियता होगी वह कॉपर से अधिक होगी। इस वजह से कॉपर सल्फेट से मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित करके खुद मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होता है तथा कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है। अन्य जितनी भी अभिक्रियाएं विस्थापन की आप देखेंगे इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर उन्हें आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की अभिक्रिया अगर हम HCl से कराएं, मैंने अभी बताया था कि चूंकि आयरन हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है इसलिए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ कम रिएक्टिव पदार्थ को उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देता है। इस वजह से आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद उससे जुड़ करके फेरस क्लोराइड बना लेता है तथा हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। इसी ढंग से अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा दें तो आप जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे
यह एक ऐसी अपक्रिया है जिसे आप देख रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में इसको स्थान नहीं मिला है। इसको हम कैसे करें? यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ क्लोरीन है, और क्लोरीन की उपस्थिति तो दर्शाई नहीं गई। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्लोरीन है और यह आयोडीन है। जिस प्रकार से यहाँ मेटल्स की सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से अधातुएं, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब अधातुएं होती हैं। अधातुओं की भी एक सक्रियता श्रेणी होती है। पीरियाडिक टेबल में अधातुओं में जो ऊपर होते हैं, प्रथम, सेकंड या तृतीय आवर्त तक जो होंगे, जैसे जैसे हम आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे नॉन मेटल्स की सक्रियता घटती जाती है। तो निश्चित तौर पे क्लोरीन पीरियाडिक टेबल में उस कॉलम में ऊपर है और आयोडीन उसके नीचे। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो चूंकि एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया था कि आपके दिमाग में ना आए कि केवल मेटल्स के साथ भी ऐसी सक्रियता श्रेणी होती है, नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसी सक्रियता श्रेणी बनती है। तो इस उदाहरण में क्लोरीन की सक्रियता चूंकि आयोडीन की तुलना में ज़्यादा है, इस वजह से क्लोरीन इस आयोडीन को विस्थापित कर देगा तथा खुद क्लोरीन के साथ जुड़ करके पोटेशियम क्लोराइड नामक कंपाउंड का निर्माण करेगा। सेम ऐसे ही इसी सक्रियता श्रेणी पर आधारित जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, वे सारे के सारे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक हम लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड की अपक्रिया यदि एल्युमिनियम सॉलिड से कराई जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है तथा आयरन प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि सक्रियता श्रेणी में आयरन का जो स्थान है, आयरन नीचे है और एल्युमिनियम ऊपर। तो जो ऊपर है उसकी सक्रियता ज़्यादा है और जो नीचे है उसकी सक्रियता कम होने के कारण नीचे वाले को ऊपर वाला इसके कंपाउंड से आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड से एल्युमिनियम आयरन को प्रतिस्थापित कर देगा तथा स्वयं एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। इस ढंग से हम यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे तथा लोहा प्रतिस्थापित होगा। यहाँ विशेष बात यह है कि यह एक एक्सोथर्मिक अपक्रिया का भी उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का भी उदाहरण है। ऐसा क्यों है? आपने देखा कि फेरिक ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम है। हमने बाहर से कहीं से भी हीट प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो हम यहाँ पे लोहा प्राप्त करते हैं वह लोहा मोल्टन अवस्था में प्राप्त होता है, यानी पिघली अवस्था में प्राप्त होगा। तो अगर हमें उत्पाद के रूप में लोहा पिघली अवस्था में प्राप्त हो रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो अपक्रिया हुई उस अपक्रिया में इतनी ऊष्मा निकली होगी कि जिससे लोहा पिघल गया होगा। तो यह एक ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली अपक्रिया है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का भी उदाहरण। देखिए आपसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, एक इसमें अन्य प्रश्नों के साथ साथ एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, जैसे आप कह दिया जाए, आपको 4 रिएक्शन दे दिया जाए और इन 4 रिएक्शंस में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी अपक्रिया संभव है और कौन सी अपक्रिया संभव नहीं। ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको सक्रियता श्रेणी लर्न होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिंक की स्थिति कॉपर से ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे था और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर था। तो जिंक क्लोराइड में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात यह अपक्रिया नहीं होगी। ऐसे ही लेड की स्थिति सिल्वर से ऊपर है, यानी लेड ऊपर है, इस वजह से इसकी सक्रियता अधिक है और इसकी सक्रियता कम है। तो कम वाला कभी भी अधिक सक्रिय वाले को उसके कंपाउंड से अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए लेड का भी निर्माण नहीं होगा। इसी ढंग से यहाँ पे मैग्नीशियम है और कॉपर। मैग्नीशियम की स्थिति कॉपर की तुलना में ऊपर है,
अगर सीरीज में मैग्नीशियम की स्थिति कॉपर से ऊपर है तो निश्चित तौर पे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कॉपर की रिएक्टिविटी कम होगी। और जब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो निश्चित तौर पे कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों अपक्रियाएं संभव नहीं हैं। आइए हम पहली अपक्रिया को देखें। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया हुआ है और ये HCl है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की स्थिति कहाँ है और मैग्नीशियम की स्थिति कहाँ है? अगर सक्रियता श्रेणी याद हो तो निश्चित तौर पे हाइड्रोजन यहाँ पे है और मैग्नीशियम की स्थिति इसके ऊपर यहाँ पे है। तो निश्चित तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, इस वजह से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो अधिक रिएक्टिव वाला धातु कम रिएक्टिव वाली धातु को बड़े आसानी से प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अर्थात यह अपक्रिया संभव है, अन्य सारी अपक्रियाएं संभव नहीं। नेक्स्ट हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं, द्विप्रतिस्थापन अपक्रियाएं लेते हैं। द्विप्रतिस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के तत्वों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे हम कहें, मान लीजिए AX हो तथा BY हो, ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें और जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट में AY के साथ चला जाए तथा BX के साथ चला जाए। देखिए यहाँ पे AX के साथ था और BY के साथ था, लेकिन रिएक्शन के उपरांत यदि AY के साथ चला जाए तथा X B के साथ चला जाए और नए कंपाउंड्स का निर्माण करे, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो A चला गया Y के साथ, दूसरा B चला गया X के साथ। तो दो दो विस्थापन हो रहा है, इस वजह से इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी A B को दे दिया गया, A Y को दे दिया गया तथा B X को दे दिया गया, यानी आयनों का एक्सचेंज हो रहा, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions. ऐसी अपक्रियाओं में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं में है कि यह अपक्रिया प्रेसिपिटेशन अपक्रिया भी कहलाती है। प्रेसिपिटेशन अपक्रिया का मतलब क्या है? इसमें जब दो अभिकारक एक साथ रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों में से जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद में एक उत्पाद ऐसा होगा जो प्रेसिपिटेट के रूप में निकलेगा तथा दूसरा जलीय विलयन होगा। एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। सामान्यतः हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन सामान्यतः अधिकांश द्विविस्थापन अपक्रियाओं में एक प्रेसिपिटेट के रूप में होता है जो अविलेय सॉलिड होते हैं तथा दूसरा जलीय रूप में या विलयन के रूप में होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि प्रेसिपिटेट क्या है। इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। किसी अपक्रिया में उत्पाद के रूप में निर्मित अविलेय ठोस जो उस विलयन में घुल ना सके, उन ठोसों को ही हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। और जिन अपक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन अपक्रियाओं को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और है,
इसकी जो दूसरी विशेषता है कि द्विविस्थापन अपक्रियाएं सामान्यतः विलयन रूप में ही संपादित होती, जिनमें सामान्यतः एक उत्पाद अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। द्विविस्थापन अपक्रियाएं सामान्यतः विलयन रूप में प्राप्त होती हैं, विलयन रूप में संपादित होती हैं, अर्थात इसमें AX का भी जलीय विलयन लिया जाएगा एक्वस फॉर्म, BX का भी जलीय, BY का भी जलीय विलयन लिया जाएगा, और ये रिएक्शन कर करके एक तो सॉलिड अवक्षेप बनाएंगे और दूसरा जलीय विलयन बनाएंगे, दूसरा जलीय विलयन बनेगा। तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक दूसरी विशेषता है कि यह किस अवस्था में अपक्रिया संपादित होती है, विलयन रूप में ही संपादित होती है, अन्य रूपों में नहीं। अब इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कराई जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जलीय लिया गया, ये भी जलीय विलयन लिया गया। AQ को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, AQ का मतलब एक्वस होता है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड एक्वस का मतलब सिल्वर क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड एक्वस का मतलब है सोडियम क्लोराइड को जल में घोला गया है, जो मिला है उससे हम AgNO3 की अपक्रिया करा रहे हैं। तो इस अपक्रिया में हमें सिल्वर क्लोराइड सॉलिड यानी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तथा जो दूसरा प्रोडक्ट होता है सोडियम क्लोनाइट्रेट, यह जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Ag प्लस NO3 तथा Na प्लस Cl, इनमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Ag में Ag प्लस तथा नाइट्रेट आयन है, और NaCl में सोडियम तथा क्लोराइड आयन। सोडियम आयन नाइट्रेट के साथ चला आया, सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया, सोडियम नाइट्रेट के साथ, तथा सिल्वर क्लोराइड के साथ चला गया। तो जो अभी सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, अब वह क्लोराइड के साथ गया, तथा जो सोडियम क्लोराइड के साथ था, अब नाइट्रेट के साथ चला गया। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, विनिमय हो रहा है, वह आयनों का हो रहा है। नेक्स्ट आपका दूसरा उदाहरण लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अगर हम सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया कराएं तो हमें बेरियम सल्फेट सॉलिड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, तथा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जलीय रूप में प्राप्त होता है। सामान्यतः सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, लेकिन यह इस रिएक्शन में जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपका है बेरियम क्लोराइड एक्वस। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अपक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट से कराएं तो हमको बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा, तथा साथ ही साथ क्यूप्रस क्लोराइड का निर्माण करेगा, जो जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अपक्रिया H2S गैस के साथ कराने पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ना कि जलीय है। मैंने बताया था सामान्यतः जलीय विलयन में अपक्रिया होती, तो ये जलीय तो लिया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, गैस प्रवाहित किया गया है। अब यहाँ से आपको क्यूप्रस सल्फाइड का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ H2SO4 का निर्माण हो रहा है। तो H2SO4 का निर्माण करने की एक विधि है, कॉपर सल्फेट की अपक्रिया H2S गैस से करा दी जाए। तो यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट की अपक्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयन था, यह सल्फेट के साथ जुड़ करके H2SO4 बना लिया, तथा जो कॉपर था वो सल्फाइड आयन के साथ जुड़ के क्यूप्रस सल्फाइड बना लिया, और इस ढंग से डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया को संपादित किया। इसमें हम एक अपक्रिया और देखते हैं, NaOH जलीय ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन ले लें, इसकी अपक्रिया HCl से कराएं तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि NaCl का निर्माण होगा, और साथ ही साथ H2O का निर्माण होगा। वास्तव में यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप जानते हैं कि यह एक क्षार है और यह एक अम्ल है। अम्ल की अपक्रिया यदि क्षार से कराई जाए तो हमें लवण मिलता है तथा जल प्राप्त होता है।
इस प्रक्रिया को आगे चल करके आप देखेंगे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस वाले चैप्टर, एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि यह अपक्रिया आपको उदासीनी अपक्रिया के रूप में जानी जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में। तो इसमें भी एक द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षारक के OH आयन के साथ जुड़ करके जल का निर्माण कर लेता है, तथा अम्ल का क्लोराइड आयन क्षारक के सोडियम आयन के साथ रिएक्शन कर करके सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का निर्माण कर लेता है। तो यह अपक्रिया जिसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यह भी एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो बस आज हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, संक्षारण कोरेजन तथा यहाँ पे रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही। थैंक यू।